नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बस कुछ ही महीनों का इंतजार। जी हां, अब सिर्फ कुछ ही महीने बाकी है और कुछ महीनों के बाद यह पता लगेगा कि चुनाव आयोग ने जो एसआईआर का खेला किया, ज्ञानेश कुमार ने जो एसआईआर का खेला किया, विपक्षी राजनीतिक दलों की आवाज को, मांग को लगातार अनसुना किया, उसका असर चुनावी राजनीति पर कितना पड़ा है। जी हां, कुछ ही महीनों बाद 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है और विधानसभा चुनाव के ये नतीजे बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी कहां खड़ी है, एनडीए गठबंधन कहां खड़ा है और विपक्षी इंडिया गठबंधन कहां खड़ा है। क्योंकि देश के महत्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है, जिसमें पश्चिम बंगाल है, जिसमें केरल है, जिसमें तमिलनाडु है, जिसमें असम है और जिसमें पुडुचेरी है। बिहार के विधानसभा चुनाव के नतीजे जो आए वो सबके लिए चौंकाने वाले थे। बल्कि खेसारी लाल यादव के शब्दों में कहूं तो उन्होंने साफ कहा कि वो आदमी से जीत सकते हैं, मशीन से कैसे जीत सकते हैं। तो चुनाव निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी होना ही नहीं चाहिए, बल्कि उनको स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी दिखना भी चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि देश के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ऐसा कर पाने में बुरी तरह से असफल साबित हो गए हैं। आज बात हम पश्चिम बंगाल की करेंगे। पश्चिम बंगाल में भी विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर अभियान किया गया। तृणमूल कांग्रेस पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए गए और सीधी सीधी बात मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग को एसआईआर में कोई दिक्कत नहीं, सरकार बीजेपी की थी। लेकिन पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग को एसआईआर में दिक्कत हुई क्योंकि वहां पे सरकार विपक्षी दल की थी। तृणमूल कांग्रेस जो है वो मैदान छोड़ने को तैयार नहीं थी और ज्ञानेश कुमार की एक एक करके पोल खोलती हुई नजर आ रही थी। तो अब प्रधानमंत्री जा चुके हैं, अमित शाह जाने वाले हैं। अमित शाह के पश्चिम बंगाल पहुंचने से पहले ही तृणमूल कांग्रेस ने, ममता बनर्जी की पार्टी ने उनकी पोल खोल कर रख दी है, एक आंकड़ा जारी कर दिया है और आंकड़ा जारी करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर सवाल उठा दिया है कि बताइए प्रधानमंत्री जी, बताइए गृह मंत्री जी, आप चुनाव की बेला में पश्चिम बंगाल आ तो रहे हैं, आप बंगालियों पर आरोप लगा तो रहे हैं, लेकिन आंकड़े तो कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। ये आंकड़े तो आपको आईना दिखा रहे हैं। अब किस मुंह से आप पश्चिम बंगाल की जनता के सामने जाकर आप अपनी बात, या यूं कहूं कि झूठी बात कह पाएंगे। लेकिन बचे जो हैं वो देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार भी नहीं है। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ भी तृणमूल कांग्रेस ने सीधे सीधे हल्ला बोल दिया है और सीधे सीधे ज्ञानेश कुमार को भी चेतावनी दे दी है कि अगर वो नहीं सुधरे तो तृणमूल कांग्रेस चुनाव आयोग का भी घेराव करेगा। तो प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक बेनकाब कर दिया ममता बनर्जी ने और ज्ञानेश कुमार को खुली चेतावनी दे दी तृणमूल कांग्रेस ने। अब क्या होगा पश्चिम बंगाल में, इस स्टोरी से जुड़े एक एक तथ्यों को मैं आपके सामने लेकर आया हूं। आप सहमत हो या असहमत, अपनी टिप्पणी से कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस स्टोरी के बारे में आपका क्या मानना है। तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी की रणनीति के बारे में आपका क्या मानना है और नरेंद्र मोदी, अमित शाह की जो पुरानी आदत है, जहां जहां चुनाव वहां वहां घुसपैठिए, लेकिन आंकड़े तो ये कहते हैं कि भाई साहब निकाल ही नहीं पाए अपनी सरकार में। 2014 से सरकार में है केंद्र में, लेकिन घुसपैठियों को निकाल नहीं पा रहे हैं। और जिस मनमोहन सिंह की आलोचना करते थे, उन मनमोहन सिंह की सरकार ने बिना बोले ही शांत तरीके से बांग्लादेशियों को, अवैध घुसपैठियों को किस तरह से देश से बाहर निकाल दिया था। आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं और ये आंकड़े बताते हैं जो कि संसद में बताए गए हैं, जो सरकार के आंकड़े हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके गृह मंत्री अमित शाह, पूरी की पूरी मोदी सरकार इस देश के बहुसंख्यक समुदाय यानी हिंदुओं की भावना से किस तरह से खिलवाड़ कर रही है। बात थोड़ी सी आगे बढ़ गई है। आज की तारीख में भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राह्मण जेपी नड्डा है, लेकिन उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए ही उत्तर प्रदेश के उनके कुर्मी अध्यक्ष किस तरह से ब्राह्मण विधायकों को चेतावनी दे रहे हैं, बार बार चेतावनी दे रहे हैं, सार्वजनिक रूप से अपमानित कर रहे हैं। यह सवाल भी आपके जेहन में रहना चाहिए कि आखिर कब तक। और जाति की बात करने वाला, जाति की बैठक पे चेतावनी देने वाला कौन है? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, जो 24 घंटे जाति 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 का राग अलापते रहते हैं। लेकिन आज हम बात पश्चिम बंगाल की करेंगे और आज की स्टोरी की शुरुआत करने से पहले आपसे अपील करूंगा, आग्रह करूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, 2-4 लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। और अगर आप नए दर्शक के तौर पर जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप
पुराने दर्शक हैं तो आगे बढ़िए, थोड़ा सा मेंबर के तौर पर ज्वाइन भी कर लीजिए। थैंक्स बटन के जरिए भी आप हम तक अपनी सहायता पहुंचा सकते हैं। और अब आते हैं आज की स्टोरी पर, आज की इस बड़ी स्टोरी पर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में 19 दिसंबर को पश्चिम बंगाल की यात्रा पर गए थे और वहां जाकर उन्होंने क्या क्या बोला, ये तमाम चीजें तो आपकी नजर में होगी, लेकिन पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के संगठन और मोदी सरकार को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले, या सीधे सीधे कहूं कि चलाने वाले, देश के गृह मंत्री अमित शाह भी अब पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं, कोलकाता के दौरे पर जा रहे हैं। और बताया जा रहा है, जो कार्यक्रम बताया गया है 29 दिसंबर, जी हां 29 दिसंबर की शाम को गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंचेंगे और 31 दिसंबर तक वहां रहेंगे। और अपनी इस यात्रा के दौरान वो भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं से बात करेंगे, पश्चिम बंगाल के दिग्गज नेताओं से बात करेंगे, चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेंगे, संगठन को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे और आगामी चुनाव, जो विधानसभा का चुनाव होना है, उसके रोड मैप पर एक तरह से गुरु मंत्र देंगे। 30 दिसंबर को शाह का कार्यक्रम बहुत ज्यादा व्यस्त रहने की बात कही जा रही है। वे सुबह से ही पार्टी के कोर ग्रुप और सामान्य नेताओं के साथ अलग अलग बैठकों में शामिल होंगे और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। और निश्चित तौर पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो चुनावी मुद्दों की बात करेंगे, पश्चिम बंगाल सरकार पर हमला बोलते हुए नजर आएंगे, ममता बनर्जी की सरकार पर हमला बोलते हुए नजर आएंगे, घुसपैठ पर हल्ला बोलते हुए नजर आएंगे। और जिस तरह से बीजेपी की एक शैली रही है कि वो साबित करते हुए नजर आएंगे कि तृणमूल कांग्रेस जो है चुनाव जीतने के लिए तुष्टीकरण कर रही है, बांग्लादेशी घुसपैठियों को बढ़ावा दे रही है। और अमित शाह के यात्रा का समापन 31 दिसंबर को होगा, जब वो बड़े पैमाने पर एक कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि अमित शाह के पश्चिम बंगाल पहुंचने से पहले ही, अमित शाह के कोलकाता पहुंचने से पहले ही तृणमूल कांग्रेस ने आंकड़ों के जरिए एक तरह से पोल खोल दी है नरेंद्र मोदी साहब की, उनकी पूरी सरकार की। और अब तृणमूल कांग्रेस सीधे सीधे चुनाव आयोग के घेराव का ऐलान भी कर रही है। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं, जो लोकसभा के सांसद हैं अभिषेक बनर्जी, उन्होंने चेतावनी दे दी कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान, यानी विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान तार्किक विसंगतियों के लिए चिन्हित किए गए 1.31 करोड़ मतदाताओं की सूची को वो चुनाव आयोग से प्रकाशित करने का आग्रह करेंगे। और इसको लेकर वो बाकायदा 31 दिसंबर को दिल्ली में देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात करेंगे। लेकिन उनको पता है कि ज्ञानेश कुमार तो सुनेंगे नहीं, विपक्षी राजनीतिक दलों की बात तो वो सुनते नहीं है, तराजू के दोनों पल्लों को वो बराबर तो रखते नहीं है। तो सीधे सीधे अभिषेक बनर्जी ने चेतावनी दे दी देश के मुख्य चुनाव आयुक्त को, ज्ञानेश कुमार को, कि अगर 31 दिसंबर को जो मुलाकात होगी, उस मुलाकात में चुनाव आयोग उनकी बात को अगर नहीं मानेगा, वो सूची प्रकाशित नहीं करेगा, तो इसके बाद वो चुनाव आयोग के दफ्तर का घेराव करेंगे। तृणमूल कांग्रेस चुनाव आयोग के दफ्तर का घेराव करेगा। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि वो 31 दिसंबर को दिल्ली जाएंगे, मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात करेंगे, निर्वाचन आयोग से पूछेंगे कि वो नामों की सूची क्यों नहीं जारी कर रहा, क्या यह आंकड़ा बंगाल में एसआईआर के भाजपा द्वारा निर्धारित 1 से 1.5 करोड़ नामों को हटाने के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए है। तो एक तरफ जहां चुनाव आयोग पर हमलावर है तृणमूल कांग्रेस, सीधे सीधे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की पोल खोल रहा है, वही तृणमूल कांग्रेस के सांसद, जो एक जमाने में भारतीय जनता पार्टी के सांसद हुआ करते थे, क्रिकेट खिलाड़ी रहे हैं, जिनके पिता बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, वो कीर्ति आजाद, यानी तृणमूल कांग्रेस के वर्तमान लोकसभा सांसद, उन्होंने आंकड़ों के जरिए मोदी सरकार की पोल खोल दी। आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं मैं कि तृणमूल कांग्रेस ने क्या लिखा, तृणमूल कांग्रेस के सांसद कीर्ति आजाद ने क्या लिखा। बीजेपी के दोहरे रवैये, बीजेपी के डबल स्टैंडर्ड को कीर्ति आजाद ने किस तरह से सामने रखा, ये उनका ट्वीट का स्क्रीनशॉट जो एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है, वो मैं आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। और अब वो आंकड़ा दिखा रहा हूं जिसको कीर्ति आजाद ने शेयर किया है, नंबर ऑफ बांग्लादेशी डिपोर्टेड। जरा ध्यान से सुनिएगा। 2005 यूपीए की सरकार, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री, 14,916 अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत से बाहर निकाल दिया गया, डिपोर्ट कर दिया गया। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। 2006 मनमोहन सिंह की सरकार में 13,692 बांग्लादेशियों को बाहर निकाल दिया गया। 2007 12,135 अवैध बांग्लादेशियों को बाहर निकाला गया। 2008 12,625, 2009 10,602, 2009
यूपीए टाइम में ही 6290, 2010 6761, और इस तुलने को आप देखते रहिए। आगे जाकर 2014 में आ जाइए, उसमें तो यूपीए एनडीए दोनों था, इसलिए 14 को छोड़ देते। मुझे पता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से सफाई देगी, किस तरह से झोलझाल करने की कोशिश करेगी। तो 2015 में एनडीए की सरकार, 56 इंच वाले नरेंद्र मोदी की सरकार कितने बांग्लादेशियों को निकाल के बाहर कर पाए? सिर्फ 474। ध्यान दीजिएगा, मनमोहन सिंह 2005 में 14,916 और 2015 नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ 474। अब 2016 नरेंद्र मोदी 308 बांग्लादेशियों को निकाल पाए, 2017 में सिर्फ 51, 2017 के पूरे साल में 365 दिन में सिर्फ 51 अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकाल पाए रोजाना के आधार पे। आधा तो छोड़िए, आधे से भी कम नहीं निकाल पाए। 2018 में 445, 2019 में 299 और 2020 से 2025 पूरे एनडीए के शासन काल में 2020 से 2025 5 साल सिर्फ 5,423 अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकाल पाए। सिर्फ 5 साल में 5,423, और उससे पहले का आंकड़ा मैं आपको बता चुका हूं। और इससे कई गुना ज्यादा जो है, जो 5 साल में नरेंद्र मोदी साहब निकाल पाए, उससे कई गुना ज्यादा, लगभग 3 गुना ज्यादा तो एक ही वर्ष में यानी 2005 में ही जो है वो मनमोहन सिंह की सरकार ने निकाल दिया था। तो आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते, और आंकड़ों की जुबानी एक तरह से सीधे सीधे तृणमूल कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और उनके नेताओं की एक तरह से पोल खोल दी है। और अमित शाह के बंगाल की धरती पर पहुंचने से पहले ही तृणमूल कांग्रेस ने एक बार फिर से नारा जारी कर दिया है, और इस नारे के जरिए वो बीजेपी को घेरेंगे, बीजेपी को हराएंगे। तृणमूल कांग्रेस ने जो नारा जारी किया, जोतोई कोरो हमला अमर जीते बांग्ला, यानी फिर से दोहरा देता हूं, जोतोई कोरो हमला अमर जीते बांग्ला, चाहे आप कितना भी हमला करें, बंगाल फिर से जीतेगा। और तृणमूल कांग्रेस ने इस नारे के जरिए भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में हराने का जिम्मा उठा लिया है। लगातार भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है पिछले कई सालों से, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी कोशिश कर रही है पिछले कई वर्षों से, तृणमूल कांग्रेस को तोड़ना हो, उनके सांसदों को तोड़ना हो, उनके विधायकों को तोड़ना हो, तमाम संवैधानिक मशीनरी का इस्तेमाल करना हो, लेकिन इसके बावजूद भी तृणमूल कांग्रेस को वो हरा नहीं पा रही है। और सीधे सीधे अगर मैं कहूं कि इस देश में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की बात की जाए, तो क्षेत्रीय मतलब जो एक राज्य विशेष तक या कुछ राज्य विशेष तक सीमित है। डीएमके लड़ रही है, बीजेपी को घुसने नहीं दे रही है तमिलनाडु में। ममता बनर्जी लड़ रही है, पश्चिम बंगाल में बीजेपी को पांव जमाने नहीं दे रही है। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ने तो सरेंडर कर दिया। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हालत खराब कर दी। तो ये जो कुछ नेता हैं जो लगातार भारतीय जनता पार्टी को हरा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखा रहे हैं, और अब बारी पश्चिम बंगाल की जनता की है। हालांकि वहां यह भी एक तथ्य है कि कांग्रेस को तृणमूल कांग्रेस जगह देने को तैयार नहीं है। लेकिन जगह दे भी क्यों? बिहार में क्या किया आपने? अंतिम समय तक गठबंधन नहीं कर पाए, सीधी सीधी बात नहीं कर पाते, हर जगह कंफ्यूजन फैलाकर रखते हैं। आपके अपने नेता, चाहे वो शशि थरूर हो, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, वो बार बार आपके फैसलों पर सवाल उठाते हैं, आपको आईना दिखाते हुए नजर आते हैं। कभी बीजेपी की तारीफ, कभी आरएसएस की तारीफ, कभी कांग्रेस की बैठकों से किनारा। जब तक राहुल गांधी अपनी पार्टी को, अपने घर को मजबूत नहीं कर पाएंगे, तब तक वो दूसरों से सीट की उम्मीद उपेक्षा क्या करेंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अड़ गई हैं, और तमाम खबरों के बीच कहा गया कि ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी में तनाव है, दोनों के अलग अलग पार्टी में गुट बन गए हैं। लेकिन पूरी की पूरी पार्टी एकजुट होकर विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। ममता बनर्जी अपने फ्रंट पर लड़ रही हैं, अभिषेक बनर्जी अपने फ्रंट पर लड़ रहे हैं, और कीर्ति आजाद जैसे उनके सांसद अपने फ्रंट पर लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की पोल खोल रहे हैं। तो आप तमाम दर्शकों से मैं आग्रह करूंगा कि आप मुझे बताइए कि ममता बनर्जी सही है या भारतीय जनता पार्टी सही है? कौन बोल रहा है अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को डिपोर्ट करने या बाहर निकालने के मामले में सच, ममता बनर्जी या नरेंद्र मोदी? और पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव इस बार कौन से रास्ते पर जाता हुआ नजर आ रहा है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोगों से अपील, आग्रह, देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। और भैया अगर वीडियो पसंद आता है, लाइक करते हो तो कमेंट भी कर दिया करो, और इस बात की भी कोशिश किया करो कि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो बढ़े। और बाकी आप मेंबर के तौर पर ज्वाइन कर सकते हैं,
थैंक्स बटन के जरिए मदद पहुंचा सकते हैं। जैसे आप चाहे, आपकी इच्छा है तो करें, आपकी इच्छा नहीं है तो ना करें, लेकिन हमारे चैनल से जुड़े जरूर रहे। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।